नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कई लोग सवाल करते हैं कि देश में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी बेइंतहा है और भी कई मसले हैं देश में। और सबसे बड़ी बात, मोदी जी का जो डेवलपमेंट मॉडल है वो जमीन पर कोई करिश्मा नहीं दिखा पाया। फिर भी मोदी जी दूसरी बार चुनाव ज्यादा सीटों से कैसे जीत गए, या यूं कहें कि मोदी जी बार बार जीत कैसे रहे। अब ये सवाल ऐसा है जिसके अनेक कारण हैं। कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो दो तीन असली कारण हैं वो ये है। तो सबसे बड़ा कारण है कि मोदी जी की मुट्ठी में सारी देश की संस्थाएं मुट्ठी में हैं। दूसरा कारण एक अंडर करंट हमेशा से जो 2014 के बाद रहा, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण। और ये ऐसा कार्ड है जो हर वक्त अपना असर दिखाता रहता है पर्दे के पीछे। और तीसरा जो कारण है वो है बिखरा हुआ विपक्ष, देश का डिसयूनाइटेड अपोजिशन। और उसमें मोदी जी को कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हैं महारत हासिल है डिवाइड एंड रूल में। अब दोस्तों, क्योंकि प्रचंड बहुमत की सरकार है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मोदी के हाथ में है, इस वजह से उनके हाथ में संस्थाएं भी हैं, या उन्होंने अपने हाथ में संस्थाओं को ले लिया है। अब चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो फिर चुनाव आयोग हो, इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो और स्टैचुरी बॉडीज़ हों या फिर ऑटोनॉमस बॉडीज़ हों जहाँ कहीं ना कहीं सरकार फंड करती है, या फिर वो मीडिया हो, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो चैनल हो। यानी कुल मिलाकर जो सबसे बड़ा एक फैक्टर है वो ये है कि ज़्यादातर संस्थाएं आज की तारीख में मोदी के इशारे पर। अब अगर हिंदू मुस्लिम के ध्रुवीकरण की बात करें तो आप यूँ कह सकते हैं जो सीताराम येचुरी ने कहा था कि देश में गॉडसे और विदेश में गांधी। तो एक जगह गांधी हैं, दूसरी जगह गॉडसे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि मोदी जी ने जो एक स्टैंस है, जो हिंदू हृदय सम्राट वाला जो स्टैंस है, वाजपेयी से बहुत डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर अगर आप ये तस्वीर देखेंगे, और यही तस्वीर एक आप कह सकते हैं स्टेटमेंट है मोदी जी का, जिस तरह से उन्होंने ये जो टोपी है, जो स्कल कैप है, उसको कबूल नहीं किया। वो वाजपेयी की तरह रोज़ा इफ्तार नहीं करते। उन्होंने एक हिंदू सेंटिमेंट्स को, चाहे वो काशी जाएं, चाहे वो किसी और मंदिर में जाएं, मठ में जाएं, पूजा करें, जो भी है, इस स्टैंस को उन्होंने बरकरार रखा है। और उसके नीचे जो उनकी ट्रोल सेना है, बाकी खेल वो खेलती रहती है ध्रुवीकरण का। और इस पर मैं आऊँगा। तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है बिखरा हुआ विपक्ष। और बिखरा हुआ विपक्ष से मेरा मतलब ये नहीं है कि ममता बनर्जी अगर केसीआर से मिल रही हैं या केसीआर अखिलेश यादव से मिल रहे हैं, इसका मतलब नहीं है। मोदी जी को एक तरह से जो परेशानी है वो बिहार मॉडल से, सारी पार्टियां राज्य में उनके मुखालिफ ना खड़ी हो जाएं, और इसलिए वो चाहते हैं कि बिहार मॉडल को जहां भी हो छितर बितर किया जाए। यानी उत्तर प्रदेश में सपा बसपा ना मिल पाए, दिल्ली में केजरीवाल और कांग्रेस ना मिल पाए, और इसी तरह से उनकी ये भी कोशिश है कि बिहार में लालू और नीतीश को अलग कर दिया जाए। तो जैसे ही लालू और नीतीश मिले, मोदी जी के सारे समीकरण गड़बड़ाने लगे। तो एक बिखरा हुआ विपक्ष, उसको और बिखेरने की कोशिश मोदी और अमित शाह की रहती है, और कुछ हद तक एजेंसियों की मदद से वो इसमें कामयाब भी होते हैं। अब दोस्तों, जो पहला कारण है कि जिस तरह से देश की हर बड़ी इंस्टीट्यूशन को आज मोदी जी ने अपनी मुट्ठी में ले लिया, उस पर मैंने कई वीडियोस बनाए हैं और आगे भी उस पर मैं फोकस करूंगा। लेकिन आज जिस पॉइंट पर मैं फोकस करना चाह रहा हूँ वो पॉइंट नंबर 2 है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका अंडर करंट आप कह सकते हैं आपको कर्नाटक में भी दिखेगा, जिसका आपको अंडर करंट गुजरात में देखा, और उत्तर प्रदेश में तो करंट ही करंट, जहाँ योगी आदित्यनाथ हैं, और जिसका असर वो उत्तराखंड तक और हरियाणा तक उसका असर है, उस करंट का असर। अब ये जो पॉइंट नंबर 2 है, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण, गुजरात लॉबी की कोशिश होती है कि इस मुद्दे से कभी पीछे ना हटें, कभी कंप्रोमाइज़ ना करें, कभी समझौता ना करें, और इसको अक्सर पर्दे के पीछे से हवा दी जाती। जैसे पिछले 2-3 वर्षों से हम ये देख रहे हैं कि जब भी रामनवमी आती, जैसे पिछली बार भी रामनवमी और रमज़ान आगे पीछे थे या साथ साथ थे, इस बार भी रामनवमी और रमज़ान आगे पीछे रहे, और जो जुलूस निकले, पिछली बार जो जुलूस निकले और इस बार जो जुलूस निकले, देशव्यापी हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा हमने देखी, चाहे वो
पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो फिर बिहार हो जो ताज़ी घटना है, या फिर महाराष्ट्र हो, या फिर कर्नाटक हो जहाँ चुनाव होने, या गुजरात जो आप कह सकते हैं हिंदू लेबोरेटरी है, या फिर उत्तर प्रदेश में भी घटना हुई है, यहाँ तक कि कोशिश दिल्ली में हुई, तो पूरे देश भर में, कर्नाटक में हासन, महाराष्ट्र में औरंगाबाद, मुंबई महाराष्ट्र में, गुजरात में वडोदरा, और फिर अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं घटनाएं हुई। ये जो घटनाएं हैं दरअसल यही एक एजेंडा सेट करती हैं वोटर के जहन में। ये जो माहौल गर्म किया जा रहा है 2024 में, इसका एक रोल रहेगा 2024 में। दीपक भाई, 2019 के बाद से लगातार यही प्रयास किया जा रहा है, और अलग अलग जो चुनाव जीतते हैं, आप सभी राज्यों के चुनाव की जीत का विश्लेषण करिएगा, वो हिंदुत्व की विजय कभी नहीं रही, लेकिन इनके पास वो कार्ड खेलने के सिवा और कोई कार्ड भी नहीं है। कर्नाटक में कौन सा कार्ड खेलेंगे, मध्य प्रदेश में कौन सा कार्ड खेलेंगे, राजस्थान में कौन सा कार्ड करेंगे, गुजरात में, एक गुजरात छोड़ा तो और कहां ये कार्ड चला? क्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गोवा, कर्नाटक, इन तमाम जगहों पे आपको उधार के सिंदूर पे सरकार नहीं चलानी पड़ी, लोग तोड़ के नहीं लाने पड़े? दोस्तों, टाइगर को आप सुनेंगे और आज उनका जो खुलासा है, दिल खोल के उन्होंने बहुत कुछ बोला है और बहुत भीतर तक वो गए हैं इस पूरे समस्या में, और जड़ में क्या है वो आज बताने की कोशिश टाइगर करेंगे, और बड़ी हिम्मत चाहिए और मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ, उनको सुनिएगा। लेकिन मैं जिस पॉइंट पर फोकस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जहाँ तक ध्रुवीकरण की बात है, तो सरकार में अगर आप देखेंगे, चाहे वो जयशंकर विदेश मंत्री हों या फिर मोदी खुद हों विदेश में, आपको ऐसा नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि ये वाकई एक गांधीयन गवर्नमेंट है। ये प्रोजेक्शन है दुनिया के सामने, आप कह सकते हैं G20 के सामने, US के सामने, UK के सामने, यूरोपियन कंट्री के सामने, कि ये एक गांधीयन प्रिंसिपल्स की कंट्री है और उन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जा रहा है। लेकिन अगर आप भीतर देखें, क्या है जो हिंदुस्तान की जो अंडर बैली है, अगर आप वो देखें तो आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी ट्रोल सेना है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जो मौका नहीं छोड़ती हिंदू मुस्लिम पर तलखी से बोलने का या खुलकर बोलने का। इतना बोल देती हैं कोई ना कोई आपको नूपुर शर्मा जैसा कांड अक्सर आपको दिखता है, मैं उस पर भी आऊँगा। लेकिन जो सबसे बड़ा रोल है वो मास मीडिया का, मेन स्ट्रीम मीडिया, मुख्य धारा की मीडिया का है, जो देश का आईना है। और उस आईने में आप रोज़ ऐसी तस्वीरें देखेंगे कि कहीं ना कहीं अगर आदमी खुले जहन का है तो दिल हिल जाएगा। राज ठाकरे का उत्तर भारतीयों के विरोध से कट्टर हिंदुत्व की ओर जाने का राज कि नेहरू और सावरकर में असली वीर कौन है? और सावरकर वाले बयान को लेकर शिवसेना नाराज है। सबसे पहले हिजाब पर आप बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं। अब दोस्तों, ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मुख्य धारा की मीडिया है, नेशनल मीडिया कह लीजिए, मास मीडिया कह लीजिए, इसका सुबह से शाम तक, और खासकर कुछ बड़े एंकर्स जो बड़े चैनल में, उनका काम ही यही है कि माहौल को गर्म रखना, इस तरह के पैनल डिस्कशन कराना जहां हिंदू मुस्लिम एजेंडा खुलकर दिखाया जाए और उसको आप कह सकते हैं कि ध्रुवीकरण में कहीं ना कहीं मदद की जाए सत्ता पक्ष की। और इस पर बहुत कुछ कहा जा चुका है। बहरहाल मैं जिस पर फोकस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हर राज्य में जहाँ भी बीजेपी के फुटप्रिंट्स हैं, कदम हैं, पदचिन्ह हैं, वहाँ हर जगह राज्य के हिसाब से एक व्यवस्था है। जैसे मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश में योगी जी क्यों आए? योगी जी उससे पहले कभी राज्य मंत्री नहीं थे, योगी जी कभी पदाधिकारी नहीं थे, योगी जी का उत्तर प्रदेश बीजेपी से कोई लेना देना नहीं था, ना वो मंत्री थे, ना कभी अध्यक्ष थे, ना केंद्र में कभी वो मंत्री थे, ना राज्य मंत्री थे, किसी स्टैचुरी बॉडी में नहीं थे। अचानक राजनाथ सिंह के होते हुए, कलराज मिश्रा के होते हुए, उमा भारती के होते हुए, तमाम बड़े नेताओं के होते हुए ये योगी क्यों आए, इस पर आऊँगा। और इस पर मुझे लगता है आज आपको सुनना चाहिए टाइगर को। टाइगर क्या बताएंगे तो उस पर आऊँगा। तो यूपी में आप कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ हैं और उनका जो एजेंडा है उसका असर उत्तराखंड में भी है, उसका असर हरियाणा में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। मध्य प्रदेश में साध्वी प्रज्ञा जैसे कई नेता हैं, बिहार में आप कह सकते हैं गिरिराज जी हैं, और एक पूरी बटालियन है नेताओं की जो हर वक्त माहौल को गर्म करते हैं। और अगर आप राजस्थान जाएं तो नूपुर शर्मा के बाद, कंट्रोवर्सी के बाद, जितने जुलूस राजस्थान में निकाले गए, जिस तरह से राजस्थान को गरमाया गया, वो बेमिसाल है। उस पर फिर कभी वीडियो। और अगर आप दक्षिण में जाएं
तो ये नए पोस्टर बॉय हैं, टी राजा सिंह, और इनको हर तरह की वो सुविधा दी जा रही है, या यूं कह सकते हैं आप तेलंगाना का योगी बनाने की कोशिश। जय श्री राम, जय श्री राम। अब दोस्तों, राजा सिंह का पूरा भाषण सुनाया नहीं जा सकता, बहुत आपत्तिजनक कभी कभी हो जाता है, उन पर मुकदमे भी हुए, लेकिन सवाल यहाँ है कि राजा सिंह सिर्फ तेलंगाना में नहीं है, राजा सिंह के कई क्लोन, छोटे छोटे रूप आपको कस्बे कस्बे में, शहर शहर में, प्रदेश प्रदेश में दिखेंगे। और शायद इसीलिए कर्नाटक के हासन में भी झड़पें हुई, हिंसक झड़पें हुई जुलूस को लेकर रामनवमी के, जहां चुनाव होने हैं, क्रूशल चुनाव जहां होना है उसको भी गरमाया गया। और बिहार में जहां पूरी कोशिश है नीतीश और तेजस्वी की कि भाई एक सांप्रदायिक हिंसा का कहीं ना कहीं उसको ठंडा किया जाए, उसको रोका जाए, बिहार शरीफ में दंगे हुए, आप कह सकते हैं कि सासाराम में दंगे हुए, कई जगह बिहार में हिंसक झड़पें हुई हैं और सरकार प्रेशर में। और सवाल इस बात का है कि जहां दंगे हो रहे हैं शायद वहीं पर गृह मंत्री अमित शाह भी जा रहे हैं। अभी तो अमित शाह की राजनीति है, लेकिन एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, जिस सुनियोजित तरीके से देश भर में जगह जगह ये झड़पें होती हैं, उसी सुनियोजित तरीके से इसको दबा भी दिया जाता है, ठंडा भी कर दिया जाता है। और यही एक पैटर्न है जिसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक इतना बड़ा कार्ड है कम्युनल पोलराइजेशन का, जो बीजेपी की बिग विक्ट्री में बहुत डिसाइसिव है, निर्णायक। और मुझे लगता है इसीलिए टाइगर से बात करनी चाहिए और खोलकर बात करनी चाहिए, बेखौफ, निडर, निष्पक्षता के साथ, कि आखिर ये होता कैसे है ध्रुवीकरण, लाभ कैसे मिलता है, फसल कैसे काटी जाती है, रुकता हमारे साथ है। टाइगर, पहला सवाल ये कि पिछले साल की तरह इस बार भी हमने देखा है, तो रामनवमी जब नवरात्रि आए तो साथ में रमजान भी आ गई, और रामनवमी के जुलूस में कभी भी हम देखते हैं, अगर आज से 5 साल पहले देखें, 10 साल पहले देखें, जुलूस हमेशा से निकलते आए, आज से नहीं, सदियों से। लेकिन ये जो शोभा यात्राएं निकल रही हैं, खासकर यहाँ पर भाजपा की सरकार है, वहां पर हमने देखा कि बहुत एग्रेसिव ग्रुप क्लैश हुए, फिर वायलेंस हुई, फिर हिंसा हुई, आगजनी हुई, पिछले बार भी हुई थी, इस साल भी हुई है। अगर हम पश्चिम बंगाल को छोड़ दें, तो उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं घटना हुई है, दिल्ली में भी कोशिश हुई, गुजरात में जहां बीजेपी की सरकार है 2 बड़ी घटनाएं वडोदरा में हुई, कर्नाटक में जहां चुनाव होने वहां पर हासन में घटना हुई है, यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में इस वक्त देवेंद्र फडणवीस और शिंदे की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, जो रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से चलती, वहां पर औरंगाबाद और मुंबई में हुआ। ये आपको क्या लगता है कि जो अंडर करंट है हिंदू मुस्लिम का, या कम्युनल पोलराइजेशन, या हिंदी में जिसको सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कहते हैं, ये एक बड़ी ताकत है, और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कहीं ना कहीं अंडर करंट इसका रहता है जब मोदी और अमित शाह चुनाव लड़ते हैं, और उसका एडवांटेज मिलता है उनको? देखिए दीपक भाई, मैं आपको 2014 पे ले जाऊंगा। जब 2014 पे नरेंद्र मोदी आए थे तो विकास की राजनीति की बात हो रही थी, वहां हिंदू ध्रुवीकरण की बात नहीं थी। गुजरात का मॉडल था, 5 करोड़ हर साल रोजगार मिलने वाला था, 100 दिनों में महंगाई खत्म होने वाली थी, चाइना की तरफ देखने पे चाइना पीछे जाएगा ये वादा किया गया था, 15 लाख रुपए अकाउंट में आएगा ये वादा किया जाएगा था, काला पैसा बाहर से लाएंगे, दाऊद को पकड़ के लाएंगे, ये तमाम बातें थी। यहां तक कि मंदिर बनाने की बात भी रेखांकित करके नहीं बोली गई थी। याद करिए 2014 में। जी 2014 की सत्ता में आने के बाद 5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने वही किया जो गुजरात में करते थे, सिर्फ हवाबाजी और डिलीवरी सिस्टम झीरो। 2014 में उनको ये समझ में आ गया कि हम अब वो नहीं कर पाएंगे, जो बोला वो तो करा नहीं, तो लोग पूछेंगे कि क्या किया। फिर उन्होंने चिर परिचित अपना एक तीर अपने तर्कस से निकाला, हिंदू मुसलमान, और फिर एक हिंदुत्व के बड़े अम्ब्रेला के नीचे सवर्ण, ओबीसी, दलित, अतिदलित, ट्राइबल्स, इनको तथाकथित 20% अल्पसंख्यकों के खिलाफ खड़ा करने का प्रयास किया। अब आप इनको इकट्ठा तभी कर सकते हो जब आप इनका डर दिखाओगे। वो इकट्ठा क्यों होंगे? सदियों से ओबीसी और बैकवर्ड दलित उत्पीड़न झेलते आ रहे हैं, वो क्यों सवर्णों को अपना नेता मानेंगे? क्यों सारे हिंदू में प्रॉब्लम क्या है? हिंदू में जितनी जातियां हैं, जातियों का जितना उत्पीड़न हुआ है, जितना शोषण हुआ है, इसलिए हिंदू के आगे खड़ा है। और ये आज से नहीं है। हमारे यहाँ बिहार में देखिए आप, क्या रणवीर सेना होती थी, एक और सेना होती थी, ये क्या था? भूमिहार वर्सेस दलित, दलित वर्सेस सवर्ण, ये जो संघर्ष चल रहा था, ये आज से नहीं।
जी टाइगर, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको रोक रहा हूँ और माफ कीजिएगा, आपके चेन ऑफ थॉट्स को मैंने तोड़ा। मैं ये जानना चाह रहा था कि जिस तरह से ये रामनवमी पे हिंसा हुई जुलूस पर, आपको लगता है कि अंडर करंट जो है धीमे 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 धीमे, और जिसको गोदी मीडिया दिखाती है, बहुत ही सिलेक्टिव तरीके से दिखाया जाता है उन सबको, और एक माहौल बनाया जाता है, गर्म किया जाता है, और बाद में बीजेपी के जो पैनलिस्ट हैं वो फिर और माहौल गर्म करते हैं। ये जो माहौल गर्म किया जा रहा है 2024 में, इसका एक रोल रहेगा 2024 में? दीपक भाई, 2019 के बाद से लगातार यही प्रयास किया जा रहा है। और अलग अलग जो चुनाव जीतते हैं, आप सभी राज्यों के चुनाव की जीत का विश्लेषण करिएगा, वो हिंदुत्व की विजय कभी नहीं रही है। लेकिन इनके पास वो कार्ड खेलने के सिवा और कोई कार्ड भी नहीं है। कर्नाटक में कौन सा कार्ड खेलेंगे? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कौन सा कार्ड खेलेंगे? राजस्थान में कौन सा कार्ड करेंगे? गुजरात में, एक गुजरात छोड़ा तो और कहां ये कार्ड चला? क्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गोवा, कर्नाटक, इन तमाम जगहों पे आपको उधार के सिंदूर पे सरकार नहीं चलानी पड़ी? लोग तोड़ के नहीं लाने पड़े? हिंदुत्व के नाम से वोट यदि पड़ता तो आपको ओएसी की जरूरत नहीं पड़ती। हिंदुत्व के नाम से वोट पड़ता तो फिर अयोध्या सेक्टर, जहां राम का मंदिर बन रहा था, उस क्षेत्र में बीजेपी की हार नहीं होती। योगी की जरूरत ना होती। आपको योगी की भी जरूरत नहीं होती। योगी क्या थे? योगी को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। एक ऐसे सांसद थे जिनको इन्होंने मंत्री तक बनाने, राज्य मंत्री तक बनाने की औकात नहीं थी, जिनको कोई एक संगठन में चलिए आज यहीं पर एक सवाल एकदम से, क्योंकि आपने योगी जी का जिक्र किया। योगी जी को मैं भी बहुत 15-20 साल से जानता हूं। उनको मौका नहीं मिलता था लोकसभा में बोलने का, और मंत्री छोड़िए, राज्य मंत्री किसी बड़ी कमेटी में नहीं रखा गया। उत्तर प्रदेश में कभी बीजेपी में उनको जगह नहीं दी कि चलो भाई, अगर आप राष्ट्रीय बीजेपी छोड़ दीजिए पार्टी, तो आप उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी में उनको कुछ महामंत्री बना देते, अध्यक्ष बना देते। अगर केशव मौर्य को बना सकते हो तो योगी जी को भी बना सकते हो। तो जो योगी जी जिनका कहीं नाम नहीं था, और 2017 में जब चुनाव लड़ा है तब कलराज मिश्रा का पोस्टर लगा था, तब उमा भारती का पोस्टर लगाया था बीजेपी ने, तब राजनाथ सिंह का पोस्टर लगाया था, और केशव प्रसाद मौर्य जो ताजे ताजे अध्यक्ष, उनका भी पोस्टर लगाया था। कहीं योगी का जिक्र नहीं था। तो फिर ये अचानक योगी जी कैसे आ गए, जहां जिनका कोई अता पता नहीं था? जब उनको ये लगा कि हिंदुत्व के कार्ड के सिवा दूसरा कुछ कार्ड चल नहीं सकता, और वहां पे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस से इकट्ठा होने के एक आसार लग रहे थे, और सारे सर्वे बता रहे थे कि यहाँ पे लोग स्वीप कर लेंगे। ऐसे में उन्होंने हिंदुत्व का कार्ड उस नाते चला कि सामने ऐसा एक भगवा ला दिया। जब वो चुनाव जीत गए, चुनाव जीतने के बाद उन्होंने एक ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाया जो भगवा था। ये प्रयास उन्होंने पहले मध्य प्रदेश में भी किया था बीजेपी संघ ने, लेकिन उमा भारती वो नहीं कर पाई जो योगी आदित्यनाथ ने किया, क्योंकि उमा भारती ये बेसिकली ओबीसी की है। तो वो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी सामंती सोच से और आयरन हैंड से पार्टी चला नहीं पाई। अपने को कैरी नहीं कर पाई। ये ठाकुर है, जब मुख्यमंत्री बने तो एक जो सामंती सोच से पार्टी चला रहे थे, जो आयरन हैंड से पार्टी चला रहे थे, और पहले 5 साल तो उन्होंने ऐसी पार्टी चलाई कि वो दिल्ली के दिल्लीश्वर को भी अपने पैरों के नोक पे रखते थे। हमने कई शोज किए जहां पे नरेंद्र मोदी भी असहज हो जाते थे। आपका ये कहना है टाइगर, अगर मैं आपकी बात को समझ रहा हूं और दर्शकों को एक्सप्लेन करूं, कि योगी को इसलिए 2017 में अमित शाह और मोदी ने मुख्यमंत्री बना दिया उत्तर प्रदेश का, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि 2019 में जब लोकसभा चुनाव होगा, सपा बसपा अगर एक साथ लड़ जाएंगी तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो 93 के चुनाव में हुआ था, जब कल्याण सिंह, मतलब आप सोचिए, अयोध्या का जब ढांचा गिरा, उसके बाद लोग कह रहे थे कि अब तो बीजेपी स्वीप करेगी, लेकिन उस वक्त माया, काशीराम, मुलायम एक हो गए थे, तो सरकार ही नहीं बनी। तो इनको ये डर था, आपका ये कहना है कि डर था कि भाई अमित शाह और मोदी को कि कहीं सपा बसपा एक हो गई, और हम अगर मनोज सिन्हा को मुख्यमंत्री बनाते हैं, राजनाथ को बनाते हैं, तो इस सपा बसपा को कैसे तोड़ेंगे? तो एक प्रचंड हिंदुत्व के एक प्रतीक को ही बना दो, इस कुर्सी पे बैठा दो। ये कहना चाह रहे हैं आपकी मंडल को कमंडल से दूर करना चाहते थे योगी, इसलिए मंडल को एक बहुत ही तीखे कमंडल से, कमंडल तो उमा भारती भी थी, लेकिन वो ओबीसी थी, वो एक ओबीसी का फेस थी, और उसी हिसाब से सरकार चला रही थी। और फिर घाघ लोग बैठे थे मध्य प्रदेश में, जिसने उमा भारती को निपटा दिया। और यहाँ पे उमा भारती थी भी थोड़ी कैजुअल थी। यहाँ पे ऐसा स्ट्रांग आदमी था, संघ का साथ था, और बाकी जो नेतृत्व था उत्तर प्रदेश में, उनको पूरा खच्चीकरण कर दिया था। तो ये खुला खेल मिल गया, पूरा कैनवास मिल गया योगी जी को।
और योगी जी ने अपने तरीके से, इतने योगी जी स्ट्रांग हो गए कि वो दिल्ली को भी आग दिखाने लगे। और ये कई उदाहरण हम आपको बता सकते हैं। तो इसलिए उनको योगी जरूरी था। दूसरी बार जब चुनाव लड़ा तो उनको एक समझ में आ गया कि हिंदुत्व का कार्ड भी नहीं चलेगा। तो योगी को तो फेस रखा, लेकिन फिर बहुजन समाज पार्टी को पैक करवाया, कहीं ओएसी को उतराया, कहीं लोगों को तोड़फोड़ की। और ऐसा करने के बावजूद भी अखिलेश, जिनकी कोई औकात नहीं थी, जो 40 पे थे और लग रहा था कि इससे भी नीचे चले जाएंगे, वो 125 विधानसभा में 111, हाँ, कुल मिला के 125 उनके जो 25 हो गए। बाकी तो सब मिला आज के, के हाँ। डेट में अब जब तक मतों का डिवाइडेशन नहीं होता तब तक ये चुनाव जीत नहीं पाते। यही कारण से ये अलग अलग जगह पे ये आपको हिंदुत्व का, क्या एक चीज यहाँ पर, क्योंकि अब सवाल उत्तर प्रदेश पे आया, मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन एक सवाल, क्योंकि यूपी का ही जिक्र हो रहा है तो मैंने कहा एक जिक्र और आपसे कर दूं। उत्तर प्रदेश हमेशा से वहां माफियाओं का दबदबा रहा, आज से नहीं, अगर आप देखें 80 के दशक से रहा। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश जहां माफिया हर जिले में कोई ना कोई, बृजभूषण शरण सिंह है तो कहीं पर कोई बबलू सिंह है तो कहीं पर कोई राजकुमार सिंह है, तिवारी और पांडे भी हैं, ऐसा नहीं है, हर जाति का कोई ना कोई, मदन भैया देख लीजिए या डीपी यादव देख लीजिए, जहां हर जिले में एक बड़ा माफिया डॉन जिसे कहते हैं, श्री प्रकाश शुक्ला टाइप, वहां पर सिर्फ 2 ही माफिया जो है उनकी गर्दन पकड़ी गई है, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद। अतीक मुख्तार, ब्रजेश सिंह पे हाथ नहीं डाला, बाकी पे हाथ नहीं डाला, लंबी लिस्ट है, मैंने कई प्रोग्राम भी किए हैं। क्या ये भी एक ध्रुवीकरण का खेल है कि अतीक को एकदम गर्दन से दबोचो, मुख्तार को दबोचो, दिखाओ? स्वयं उत्तर प्रदेश से आते हैं, आपके पिताजी तो उत्तर प्रदेश के मतलब एक गौरव रहे हैं। जी। तो उत्तर प्रदेश में दीपक भाई, यदि आज भी किसी आम आदमी को पूछो माफिया को नकेल किसने डाली थी, तो मायावती ने डाली थी। जब मायावती एब्सोल्यूट स्वीप करके आई थी तो सारे माफिया स्वयं जेल पहुंच गए थे, बाहर इनकाउंटर के डर से। और उसमें हिंदू मुसलमान नहीं था, हर जिले का माफिया जेल में जाके ठूस गया था कि मेरा इनकाउंटर नहीं हो जाए, ये डर था। यहां पे माफिया सब्जेक्टिव हो गए, यहां पे माफिया जो है वो सिलेक्टिव है। और उस सिलेक्टिव माफिया में ब्राह्मण माफिया भी आया था, जिसका जीप पलटाने से उसके बाद सिवाय ये 2 माफिया के, यदि माफिया के इतिहास में, मैं तो कहता हूं कि आपका तो माफिया पे इतना स्टडी है, आप यूपी के माफिया पे सीरीज चालू करें तो जनता को पता पड़े यूपी में माफिया है क्या। ये सिलेक्टिव माफिया चल रहे हैं, बुलडोजर सिलेक्टिव चल रहे हैं, मतलब कहने का मतलब केसेस रजिस्टर्ड सिलेक्टिव होते हैं, पुलिस केस सिलेक्टिव होते हैं। दलितों के यदि उत्पीड़न होता है तो वो केस से छूट जाता है, पुलिस केस कमजोर करती है, सवर्ण छूटते हैं। दलित आज भी ठाकुरों का राज चल रहा है यूपी में। जी, चलिए, यूपी की बात हो गई। अगर हम थोड़ा सा कर्नाटक बढ़ेंगे, कर्नाटक में सेमीफाइनल कह लीजिए, या मैंने कल एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने कहा कि स्टार्टिंग पॉइंट है 2024 का कर्नाटक में चुनाव है, बहुत कुछ फैसले तय कर देंगे कि मोदी कितने पानी में है या कांग्रेस कितने पानी में है। वहां पर भी रामनवमी के जुलूस को लेकर हिंसा हुई, और हम देख रहे हैं कि लगातार कर्नाटक में कभी हिजाब का मामला आता है, कभी कहते हैं कि साहब मुसलमान जो है वो ठेले पे रख के सामान नहीं बेच सकता, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। और वहां पर प्रज्ञा ठाकुर जाती हैं, उनके भी बहुत से आपत्तिजनक भाषण हैं। और कल वहां पर भी हमने देखा कि कहीं ना कहीं ग्रुप क्लैश जैसी स्थिति हुई। क्या कर्नाटक में भी भाव ये कार्ड खेला जाएगा धीरे धीरे? नहीं, कर्नाटक में धीरे धीरे नहीं, कर्नाटक में बहुत सालों से एक कार्ड खेला जा रहा है। वो जो कोई राम सेना तैयार हो जाती है, वो जो वैलेंटाइन डे नहीं करने देती, क्रिसमस नहीं मनाने देती। फिर वहां पे कर्नाटक में यहां तक हो गया कि हिंदुओं के मेले में मुसलमानों को दुकानें नहीं दी जाएगी, मुसलमानों को दुकानें से हिंदू खरीदेगा नहीं, कुछ मुसलमान एम्प्लॉय नहीं रखेगा, यहां तक बात आई। ये जो कोस्टल कर्नाटका है, या जिसको मुंबई कर्नाटक भी कह सकते हैं आप, जहां खासकर 2-4 जिले हैं, धारवाड़ है, हुबली है, उत्तर कर्नाटका है, शिमोगा, उडुपी, चिकमंगलूर, ये जो जिले हैं बेल्ट है, वो लेबोरेटरी बन चुका है हिंदू मुसलमान। तो यहाँ ये बहुत ज्यादा, और प्रधानमंत्री की भी लगातार रैलीज आपने देखी होगी, तो इसी एरिया में ज्यादा रैलीज हो रही है। वो इसलिए कि ये जो अपना जनाधार है पहले उसको पुख्ता करो, क्योंकि वो जनाधार अब खिसक रहा है। इस क्षेत्र में मैं बालाकोट गया, मैं हुबली गया, मैं भी इस क्षेत्र में गया हूं,
वहां यदि आज किसी को पूछो क्या स्थिति है तो बोले 50-50। तो जहां कांग्रेस बिल्कुल बुरी हालत में थी, वहां यदि कांग्रेस 50% पे आ गई तो इसका मतलब वहां भ्रष्टाचार 40% का टैग, ये जो है बेरोजगारी जी और जो लोकल इश्यूज है वो ज्यादा हावी हो गए। जी। इसलिए एक वहां लगातार हिंदुत्व की बातें करते हैं। लेकिन बाकी जो है कल्याण कर्नाटका देखो, नीचे का कर्नाटका देखो, मैसूर देखो, पुराना मैसूर देखो, यहां पे हिंदुत्व की लैब नहीं चलेगी। यहां तक कि मुख्यमंत्री को यह बोलना पड़ा एक दिन कि ये जो तुम स्टेटमेंट देते हो कि हिंदुओं के मुसलमानों की दुकानों से नहीं खरीदा जाएगा, या मुसलमान के मेले, हिंदुओं के मेले में मुसलमान को दुकान नहीं दी जाएगी, इस पे हम एक्शन लेंगे। ये बोलना पड़ा मुख्यमंत्री को क्योंकि संगठन से मैसेज गया कि भैया कर्नाटक मतलब पूरा सिर्फ कोस्टल कर्नाटका नहीं है, बाकी जिलों में हिंदू मुसलमान नहीं चलने वाला है। लोग बहुत नाराज है इस बात से। जी। एक और इशू पे टाइगर मैं आना चाह रहा हूँ और मैं आपका रिएक्शन उस पर लेना चाह रहा हूँ। बीच में हमने देखा और बड़ा स्वागत किया गया कि मोहन भागवत साहब एक मस्जिद में गए दिल्ली में, और हमने भी उस पर स्टोरी करी थी, और फिर मोहन भागवत जी की कुछ उलेमाओं से बात हुई। उसके बाद फिर एक मुस्लिम सिविल सोसाइटी से, जिसमें नजीब जंग हैं और शाहिद सिद्दीकी हैं, नसीरुद्दीन शाह के भाई हैं, कई ऐसे जो इंटेलेक्चुअल मुस्लिम जिन्हें कहते हैं, इन लोगों ने मोहन भागवत से बात की, आरएसएस के शीर्ष पदाधिकारियों से बात की, और बातचीत में कहा कि भाई समन्वय रहना चाहिए, एक डायलॉग रहना चाहिए हिंदू मुस्लिम्स के बीच में, 20% माइनॉरिटी है, इसको आप शक की निगाह से ना देखें। फिर इनके कई दौर में बातचीत हुई, लेकिन अभी 23 मार्च को एक चिट्ठी लिखी इन्हीं मुस्लिम सिविल सोसाइटी में, जिसमें नजीब जंग साहब भी हैं, फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के। इन्होंने मोहन भागवत जी से कहा कि भाई हमें आप पर यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने हमें वर्ड्स दिए थे, आपने हमें आश्वासन दिया था कि भाई ये हेट स्पीच को कम किया जाएगा, ये जो मुसलमानों के खिलाफ जो उल्टी सीधी बातें कही जा रही, इनको हम इस हेट स्पीच को रोकेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि लव जिहाद को लेकर महाराष्ट्र में बड़े लंबे लंबे जुलूस निकल रहे हैं, मुंबई में, इधर उधर, कोई नहीं रोक रहा है। बहुत से ऐसे फर्जी साधु संत हैं जो वास्तव में किसी अखाड़े के कुछ नहीं है ना, मठाधीश नहीं, वो बिना वजह इस तरह की बातें करते हैं मुसलमानों के खिलाफ, जिससे एक बहुत सी वैमनस्य पैदा होता है। तो उन्होंने कहा कि मोहन भागवत जी, आप इसमें कोई कदम नहीं उठा पाए, हम बहुत ही मायूस होकर आपको खत लिख रहे हैं कि आपने कुछ किया नहीं, और उस पर आरएसएस का भी कोई रिएक्शन नहीं है। आपको क्या लगता है कि आज की तारीख में आरएसएस भी थोड़ा दबा हुआ है मोदी और अमित शाह से, कि भैया 24 तक अब मोदी और अमित शाह के एजेंडे को डिस्टर्ब मत करो? मैंने एक संघ के बहुत बड़े व्यक्ति से मेरी जब बात हुई तो मैंने कहा कि ये सब चीजें होती है, आप क्या करते हो, आपको दिखाई नहीं देता ये सब हो रहा है देश में। मतलब मैं इकोनॉमिक्स पे बात हुई थी, मेरे देश की आर्थिक स्थिति पे। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि संघ भी तो डरता है, संघ को भी, हमको भी तो डर है। कल ईडी भेज दिया और हमको उठा लिया तो हम क्या करेंगे, दूसरा संघ चालक बिठा देंगे। डर उनको भी है, ऐसा नहीं डर उनको नहीं है। एक, अब उनको मैं शब्द तो नहीं यूज करूंगा क्योंकि फिर तुरंत अपने खिलाफ केसेस चलने लगेंगे। उनको लग रहा है कि अब ये जो जूता है जो पैर को काटने लगा है, अभी तकलीफ हो रही है। जब संघ चालक ये बोलते हैं कि मुसलमानों का डीएनए भारतीय है, यहाँ हर धर्म की इज्जत होनी चाहिए, किसी को भी खान पान में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जो जिसको खाना है, जिसको जो पहनना है वो अपने धर्म के अनुसार पहने। फिर ये जो लोग कहते हैं ये बातें, संविधान पद पे सांसद बने हुए लोग यदि ये कहते हैं कि चाकू की धार तेज करो या गला काटना पड़ेगा, या ये कहते हैं कि आप लव जिहाद पे बात करो, कितने लव जिहाद की शादियां हुई होगी भाई, लव जिहाद की बात करते हैं। ज्यादातर शादियां तो बीजेपी वालों ने कर रखी, बीजेपी वालों ने की। बाल ठाकरे की एक नाती की शादी, मतलब उद्धव ठाकरे की एक भतीजी की शादी सुब्रमण्यम स्वामी के यहाँ भी है, फिर मुख्तार अब्बास नकवी भी है, कई जगह पे, तो वो आपको चल जाता है और आपको बाकी जगह पे क्यों नहीं चलता? सवाल ये है कि ये सब्जेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये अब ये भस्मासुर बन गए हैं और ये किसी के कंट्रोल में नहीं। नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि मैं बोलता जाऊंगा और तू करते जा, ये पॉलिसी है। मैं गोडसे को लेके दुखी होता जाऊंगा और तू गोडसे को महिमा मंडित करते जा। क्या नरेंद्र मोदी में इतनी ताकत नहीं है कि वो बोल दे और गोडसे पे एक्शन लेने वाले एक सांसद को पार्टी से हटा भी दिया जाए तो इतनी बड़ी मेजोरिटी है, उससे सरकार गिरेगी नहीं। रामनवमी के जुलूस में मैं देख रहा था, रामनवमी के जुलूस में गोडसे के पोस्टर, हाँ पोस्टर लगते हैं, आप बार बार सावरकर को महिमा मंडित करते हैं।
जी, मैं एक लास्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूँ और लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, थोड़ा सा हटकर है या यूं कहिए कि जो सबके जहन में है, कि आपने एक बड़ी बात कह दी आज कि साहब वो जो आरएसएस है वो भी कहीं ना कहीं दबता है। उसके एक पदाधिकारी आपसे मिले थे, उनको लगा कि भाई उन्हें भी मोदी और शाह से डर लगता है कि कहीं हमारे यहाँ ईडी ना आ जाए। तो अगर आरएसएस भी मोदी जी से डरने लगा, मीडिया में हमने अरुण पुरी साहब को देखा कि किस तरह का वो भाषण इंडिया टुडे कनक्लेव में दे रहे थे, तो मीडिया भी डर रही, अरुण पुरी जैसे लोग डर रहे हैं जिन्होंने आज तक जैसा ब्रांड खड़ा किया था, जिसकी बड़ी, जहां मैंने भी नौकरी करी 15 साल, जिस पर लोगों को नाज होता था आज से 10 साल पहले, अरुण पुरी झुके हुए हैं, मीडिया सारी झुकी हुई है। उसके अलावा मैं देखता हूँ बहुत सी अदालतें हैं, चलिए चंद्रचूड़ जी एक एक्सेप्शन मान लीजिए, अपवाद मान लीजिए, बाकी अदालतें हमने देखा, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को देखा झुके हुए हैं, संस्थाएं झुकी हुई, इलेक्शन कमीशन झुका हुआ है, सीबीआई ईडी इनकी तो कोई हैसियत नहीं है, तो सलाम बजाते हैं क्योंकि मोदी जी रिटायर होने पे एक्सटेंशन दे देते हैं हर बार। सब कुछ, सारा सिस्टम, कॉर्पोरेट, मीडिया, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, जितनी भी संस्थाएं, मैं इसमें जो इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिजीवी वर्ग है, जो हमारे शैक्षणिक संस्थाएं, उनको तो मैं गिन ही नहीं रहा हूं कि जेएनयू का हेड कौन है, सारी की सारी संस्थाएं और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, माई बाप आरएसएस भी झुका। तो ये देश में क्या आपको लग रहा है कि अगर 24 मोदी जीते तो फिर पूरा स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे? बिल्कुल बिल्कुल बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि संविधान को आज भी कौन मानता है? जब सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि भैया हम बता ही सकते हैं, आपको मानना न मानना आप पे हम क्या करें, जब महाराष्ट्र सरकार को नपुंसक सरकार कह दिया रीजनल और ये कह पार्टीज, दिया कि हम बता ही सकते हैं, जोसेफ साहब कह रहे कि हम बता सकते हैं, सुनना तो आपका काम है, ना सुनोगे तो हम क्या कर सकते हैं, जब ये हताशा वहां दिखती है। लेकिन ये स्थिति वैसी की वैसी ही इमरजेंसी के समय थी, सब डरा हुआ था, पूरा देश डरा हुआ था, लेकिन विपक्ष आवाज कर रहा था, कुछ पत्रकार आवाज कर रहे थे, कुछ सिविल सोसाइटी के लोग भी थे। मुझे आज आपने बताया अरुण पुरी ने क्या बोला, लेकिन आप दूसरी तरफ झा साहब जो बोल गए इंडियन एक्सप्रेस के कॉन्क्लेव में कि चीफ जस्टिस भी बैठे हुए हैं और सामने सरकार के नुमाइंदे भी बैठे हुए हैं, मंत्री राजकमल झा का जिक्र कर रहे हैं, राजकमल झा ने जो बोला है वो भी हमें रेखांकित करना होगा। वो भी एक आवाज है। आपका शो है, हम भी बोल रहे हैं, हम लगातार चीजों को सामने रख रहे हैं। तो ये संक्रमण का दौर है, या विपक्ष भी बोल रहा है, तानाशाह हमेशा आवाज बंद करने की इंतहा करेगा, सबको डराएगा, सब डरे हुए हैं, लेकिन ये डरे हुए लोग कभी किसी के नहीं हुए। समय आने पे यही शेर बनते हैं। ये इंदिरा जी के समय दिखाई दिया गया, जो लोग इंदिरा जी के सामने नीचे की मुंडी ऊपर नहीं करते थे, वो इंदिरा जी चुनाव हारने के बाद उन्होंने इंदिरा जी को दरकिनार करके पार्टी पे कब्जा कर लिया। ये भी हमने देखा था। ये बात अलग है कि उस समय फिर वो लोग इकट्ठा नहीं रह पाए और इंदिरा जी की वापसी हुई। तो ये समय हमने तब भी देखा था, ये समय आज भी है। वो हमारे बुजुर्ग थे, हमारे रोल मॉडल थे, चाहे फिर गोयनका साहब हो इंडियन एक्सप्रेस के, या रामनाथ गोयनका हो, या फिर बड़े अरुण शौरी हो, अरुण शौरी और वर्गीस जैसे बड़े संपादक हो, जनार्दन ठाकुर जैसे स्टालवर्ट हो, आज उन्होंने रोल मॉडल कर दिया। आने वाले 50 साल बाद शायद लोग आपका और हमारा नाम लेंगे कि एक समय पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए लोगों ने। देखिए, आपको यदि इस देश में प्रजातंत्र रखना है, लोकतंत्र रखना है, तानाशाही को खत्म करना है और देश को सही विकास के तरफ एक समग्र विकास की तरफ लेके जाना है, समाज का ताना बना रखना है, तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जी, हर पीढ़ी ने चुकाई है, आज हम चुका रहे हैं। आपको भी तकलीफ है, हमको भी तकलीफ। नहीं, टाइगर आप इसी तरह से जोशो खरोश से काम करते रहिए, इसी मजबूती के साथ। और आपने एक बड़ी बात की कि किसी ना किसी को, अपनी बिरादरी को, अपनी फ्रेटर्निटी को, अपने समाज की साख को बचाने के लिए किसी को आजाद बनना पड़ता है, किसी को भगत सिंह बनना पड़ता है, किसी को रामनाथ गोयनका, अरुण शौरी बनना पड़ता है। और वो तय करता है कि कौन रामनाथ गोयनका है, कौन खुशवंत सिंह है, कौन सुधीर चौधरी है, कौन अशोक वानखेड़े है। ये वक्त तय करेगा। उनका नाम लेके आप अपने को और मुझे भी अपमानित मत करें। ये जो तिहाड़ की वारी करने वाले, तिहाड़ जाने वाले लोगों को पत्रकार ना कहे, ये शुद्ध रूप से दलाल है और दलाली करते हैं। जी, चलिए भाऊ आप आए, हिम्मत करके बोले, और ये आपकी हिम्मत बन ही रहे। और मैं चाहूंगा कि दर्शक भी कहीं ना कहीं वानखेड़े साहब को जहां भी सुने, टाइगर को सुने, जरूर शेयर करें। ये ऐसी आवाज है जो देश के लिए। टाइगर जिस तरह से आज पेश आते हैं, कैमरे के सामने हिम्मत करते हैं, बहुत दबाव है। इनके दबाव का भी हम कभी जिक्र करेंगे, इनके परिवार किस तरह से जीता उस पर भी कभी मैं चाहूंगा कि एक शो बनाऊं
कि ये टाइगर, मैं इनको क्यों कहता हूँ, इनको क्यों मैं टाइगर कहता हूँ, वाकई ये शेरदिल है। और आज के दौर में जिस तरह से तलवार इनके, आप कह सकते हैं, सर पर लटक रही हो, जहां 10 तरह की एक गलती करें तो कुछ भी हो सकता है टाइगर के साथ, और मुकदमों से डरते नहीं, किसी चीज से डरते नहीं। वाकई आपकी हिम्मत को सैल्यूट है टाइगर। ऐसे ही आप आते रहिए, बोलते रहिए, मैं मंच आपको देता रहूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरे मंच पर आके जो आप दर्शकों को बताते हैं, वाकई वो बहुत प्रेरणादायक होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।